हेलो गाइस, वर्ल्ड क्लास मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मयंक कुमार और जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में दो सेट्स का आपस में प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, आज के हम वीडियो लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा सेट्स होंगे तो उनका प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट A1 नॉन एम्प्टी, A2 नॉन एम्प्टी, A3 नॉन एम्प्टी। मैं तीन सेट ले रहा हूं A1, A2, A3 जो कि हमारे पास कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब इनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं। A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 दैट विल बी A1, A2, A3। हमने पिछले वाले में देखा था कि किस तरीके से जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है। जब हमारे पास दो थे तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट एंट्रीज आ रही थी। हमारे पास क्या था, A क्रॉस B हमारा कैसा था, हमारा हुआ करता था A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। और इसे हम क्या कहते थे, ऑर्डर्ड पेयर कहते थे। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या होता था, अगर हम दो सेट्स का आपस में प्रोडक्ट कर रहे होते थे तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या होता था, दो हमारे पास एंट्रीज A और B जो कि इंडिपेंडेंट होती थी, जिसमें A हमारा इससे आ रहा होता था और B हमारा इससे आ रहा होता था। ठीक है ना। तो इस तरीके से, इसी तरीके से जब हमारे पास तीन सेट का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या है, तीन एंट्रीज है जो इंडिपेंडेंट है हमारे पास में, और वो कहां से आ रही है, A1, A2 और A3 से आ रही है रिस्पेक्टिवली, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे A2 बिलोंग्स टू A2, A3 बिलोंग्स टू A3। इस तरीके से हम क्या करते हैं, थ्री सेट्स का आपस में क्या निकाल रहे होते हैं, हम इस तरीके से तीन सेट का आपस में प्रोडक्ट निकालते हैं। अब हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास तीन से ज्यादा, हमारे पास मान लेते हैं ये जो तीनों सेट है हमारे पास A1, A2, A3, ये हमारे पास डिसजॉइंट भी हो सकते हैं, डिसजॉइंट नहीं भी हो सकते हैं। ये किसी भी तरीके के हमारे तीन सेट हैं जिनका हमने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट निकाला हुआ है। अब हम एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स ले लेते हैं। लेट A1 नॉन एम्प्टी, A2 नॉन एम्प्टी, डॉट 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 AN नॉन एम्प्टी। हम क्या किए, हमने लेट कर लिया एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स, लेट कर लिया एक से लेकर के n तक, तो किसी भी तरीके के सेट्स हैं, ये आपस में डिसजॉइंट भी हो सकते हैं, डिसजॉइंट नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना। आर्बिट्री हमने एक सीक्वेंस उठा ली AN तक। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम निकालने वाले हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट 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 AN दैट विल इक्वल टू व्हाट, दैट विल इक्वल टू, बिल्कुल सिमिलर इसी की तरीके हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसमें n इंडिपेंडेंट एंट्रीज आने वाली है। ठीक है ना। इस तरीके से A1, A2 डॉट 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 AN, इस तरीके से सच दैट A1 बिलोंग्स टू A1, A2 बिलोंग्स टू A2, डॉट 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 AN बिलोंग्स टू AN। कुछ इस तरीके से हमारे पास जो हमारे पास n हमारे पास सीक्वेंस ऑफ सेट्स हैं, उनका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इस तरीके से आ जाएगा जिसका ऑर्डर पेयर ये होगा, और इसके अंदर इंडिपेंडेंट एंट्रीज क्या आ रही हैं, A1, A2, A3, ये इंडिपेंडेंट एंट्रीज हैं जो कि हमारे पास कितनी है, n हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेट्स कितने हैं, n सेट्स हैं जिनका हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को और हम देखते हैं। यहां तक हमने देखा कि अगर हमारे पास n सेट्स हो जो किसी भी तरीके के सेट हो, ठीक है ना, वो डिसजॉइंट भी हो सकते हैं, डिसजॉइंट नहीं भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो भी सेट्स हैं वो हमारे पास सिमिलर सेट्स हैं, या एक ही सेट का दो या दो से ज्यादा बार हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा। जैसे लेट A1 इज नॉन एम्प्टी, मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास A1 जो कि नॉन एम्प्टी है, हम इसी के साथ में प्रोडक्ट कर देते हैं। A1 का A1 के साथ ही प्रोडक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A1, B बिलोंग्स टू A2। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर जब सेट सिमिलर है तो यहाँ पर A B क्यों लिया। देखिए यहाँ भी वही सेम रूल फॉलो हो रहा है जो हमारा A क्रॉस B के लिए था, वो दोनों सेट्स आपस में सिमिलर भी हो सकते थे, एक जैसे सेट भी हो सकते थे, या अलग अलग हो सकते थे, डिसजॉइंट हो सकते थे, किसी भी तरीके के सेट्स हो सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, एक जैसे ही सेट का दो बार प्रोडक्ट किया गया है। A1 लिया, उसी के साथ में प्रोडक्ट कर दिया, और जो एंट्रीज आ रही है A B, यहाँ पे देखिए A भी इंडिपेंडेंट है, A कहाँ से आ रहा है, A1 से आएगा, और B हमारे पास भी A1 से आएगा, और ये दोनों
ए आपके पास बी के इक्वल भी हो सकता है और ए आपका बी से नॉट इक्वल भी हो सकता है। ये किसी भी तरीके की, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं ए और बी की, जो कि A1 A2 से आने वाली है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, शायद हो सकता है सोचें मे बी, कि हमारे पास जब दोनों सेट सिमिलर हैं तो हमारे पास ये भी हमारे पास ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि एंट्रीज तो एक जैसी सेट से आ रही है तो हम एक जैसा ही ले लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा इसलिए कंसीडर कर लेते हैं कि A1 इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। मान लिया हमने कि A1 हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब हमने क्या किया, नेचुरल नंबर का हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, 2 बार प्रोडक्ट निकाल लिया, और निकालने के बाद में हमने इसकी वैल्यूज को देखना शुरू किया। अगर इस तरीके से हम लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 1, 1, 2, 2, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको यूज कर रहा हूं, 3, 3, बिकॉज जो आप यहाँ एंट्री रखेंगे वही यहाँ एंट्री रखेंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, इस सेट के अंदर सिर्फ इसी तरीके की तो एंट्रीज आ रही है जिसमें A इज इक्वल टू B हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर n क्रॉस n के अंदर हमारे पास ऐसे भी तो पेयर्स हैं, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 1, इस तरीके की भी तो आएंगे। तो इस तरीके की तो एंट्री छूट जाएंगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ए और बी हमारे पास इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी होंगे, है ना। ए की वैल्यू इससे, बी की वैल्यू इससे आएगी। वैसे भी हमने देखा था कि अगर किसी सेट के पास में जो रूल हमारा ए क्रॉस बी में हुआ करता था कि अगर हमारे पास इसके अंदर मान लेते हैं एलिमेंट 1, 2 है, इसके अंदर अगर एलिमेंट 2, ये इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, इसके पास 1, 2, 3 है, तो हम क्या कर रहे होते थे, 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, यहाँ पे पहले 1, 2, 3 लिखेंगे, फिर इसका सभी के साथ में क्या लेते हैं, पेयरिंग करते हैं, फिर इस 2 के करस्पॉन्डिंग 1, 2, 3 का इसके साथ पेयरिंग करते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ n क्रॉस n में या A1 क्रॉस A1 में भी अप्लाई होगा। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसी को और एक्सप्लेन करने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल, ये इसलिए नहीं होगा, एक तो ये मैंने समझा दिया, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, मान लेते हैं A1 के पास हमारे पास 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट है, चलिए 2 का बना देता हूं मैं, 1, 2 ये 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। A2 के अंदर एलिमेंट है वही A1, सॉरी A1, ये A1 तो सेम ही रहेंगे, इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब हम A1 क्रॉस A1 निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इधर भी 1, 2 लिखना पड़ेगा, इधर भी 1, 2 लिखना पड़ेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग 1, 1 ये पेयर बनेगा, 2 के करस्पॉन्डिंग ये पेयर बनेगा। तो A1 क्रॉस A1 के अंदर जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो किस तरीके से आएंगे, इस तरीके से आएंगे, 1, 1, 1, 2, इसके करस्पॉन्डिंग 2, 1, 2, 2। देखिए ए बी के इक्वल भी आया, ए बी के नॉट इक्वल भी आया, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए कॉमा बी लेते हैं जो कि इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं, ए और बी इंडिपेंडेंट है जो कि A1 से आने वाले। हो सकता है इसके करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा हो, इसके साथ करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं लेते, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहता हूँ। अब अगर इसी चीज को हम n सेट्स पे बात कर रहे होते, मान ली 3 सेट पे करते तो A1 क्रॉस A1 A B C हो जाता है ना। अगर n सेट पे कर रहे होते A B C D ऐसे n तक हम चले गए होते, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम और आगे चलते हैं, थोड़ा से कुछ नए नोटेशंस देखेंगे, कुछ नया रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इस टॉपिक को हम द एंड कर देंगे। देखिए हमारे पास जो ये A1 है, मान लेते हैं कोई A1 सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है। देखिए अगर ये सेट एक बार लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब इसका क्या है, मैं यहाँ पे A1 ले रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ कि A1 जो है, यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, लेट A1 जो है आपका वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है ना। ये मैं लेट कर लिया। अब देखिए अगर आपके पास A1 है, ये जो A1 लिखा है, A1 क्रॉस A1 लिखा है, A1 क्रॉस A1 क्रॉस A1, A1 क्रॉस A1 क्रॉस डॉट 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 A1। मैं इसको और थोड़ा सा यहाँ से लिख देता हूँ,
A1 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस A1। मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख देता हूं। तो ये चीज क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये सिंगल सेट लिखा हुआ है आपके पास में, तो ये क्या करता है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं। देखिए अगर ये ऐसे लिखा हुआ है A1, तो इस सेट को कैसे आप लिखेंगे, A such that A belongs to A1। इस सेट के एलिमेंट्स कैसे होंगे, A आएगा, और A बिलोंग किससे कर रहा है, आपका A1 से बिलोंग कर रहा है, राइट, A1 से बिलोंग कर रहा है। तो इसकी डायमेंशन, चूंकि यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट चॉइस कितनी है, इंडिपेंडेंट चॉइस, इसके अंदर इसकी वैल्यू A1 की वैल्यू जो है, जो भी आएगी उसके लिए इंडिपेंडेंट चॉइस कितनी है, एक ही चॉइस तो है, ये A की, क्योंकि कुछ भी आप लोगे, कुछ भी आप यहाँ रखोगे, एक ही तो इंडिपेंडेंट चॉइस है, जो मर्जी पड़े वो आप A1 से रख दो, है ना, क्योंकि इसके पास इसी तरीके से एलिमेंट है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, मान लीजिए कि आपने कोई सेट बनाया, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है ना, तो यहाँ A, इसके अंदर एलिमेंट कैसे आते हैं, A सच दैट A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 फिर 2 फिर 3, तो क्या हो रहा है, एक ही चॉइस तो है ना इंडिपेंडेंट हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशन हो गई 1, इसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास, 1 है, 1 है। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास A1 क्रॉस A1 लिखा है, इसको कैसे लिखते हैं, अभी हमने देखा A, B such that A belongs to B, A belongs to A, B belongs to A1, A1, B belongs to A1, इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ टोटल इंडिपेंडेंट चॉइसेस कितनी है, देखिए A A1 से आएगा एक चॉइस, B A1 से आएगा एक चॉइस, दो चॉइसेस हो गई ना अलग अलग इंडिपेंडेंट, यहाँ A1 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, हमने एग्जांपल में देखा ही था। तो इसके पास कितनी चॉइसेस है, 2, मतलब टोटल अननोन वेरिएबल कितने हैं, इसमें देखिए अननोन कितना है, एक अननोन है, इसमें 2 अननोन है, जिसकी वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगे ऑर्डर पेयर निकालने के लिए। तो यहाँ पे कितने 2 अननोन्स हैं, 2 अननोन्स हैं, या इन्हीं को हम 2 अननोन्स को ही क्या बोलेंगे, 2 अननोन्स को क्या बोलेंगे, 2 इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं। टू इंडिपेंडेंट चॉइसेस है। सिमिलरली तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाने वाली है। अभी और हम ग्राफिकली इसको देखने वाले हैं कि कैसे हो जा रहा है ये। इसी तरीके से A1 क्रॉस A1 A B C such that A belongs to A1, B belongs to A2, C belongs to A3, कुछ इस तरीके से होने वाला है। कितनी इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं, या नंबर ऑफ अननोन कितने, 3, तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, 3 हो जाएगी। आप कुछ नोटिस कर रहे हो, यहाँ सिंगल एक बार A1 लिखा, डायमेंशन 1 आ गई, यहाँ 2 बार हमने प्रोडक्ट में लिखा A1 क्रॉस A2, डायमेंशन 2 आ गई, 3 बार लिखा 3 आ गई। अगर हम n टाइम्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, n हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने डायमेंशन को देख लिया कि कैसे इसमें हम डायमेंशन का पता लगा लेते हैं। अब एग्जांपल भी देखते हैं। अब देखिए एक और छोटी सी बात बता दूं, ये A1 है, ये ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। इस A1 क्रॉस A2 को हम डायमेंशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A1, और चूंकि इसकी डायमेंशन क्या है, 2 है, तो अगर हमने डायमेंशन को ऊपर लिख दिया, सेट के ऊपर हमने कुछ भी क्वांटिटी लगा दी, तो वो बता रही है हमें कि इसकी डायमेंशन को बताने लगा A12, मतलब कि A1 क्रॉस A1 को ये बता रहा है कि आपका A1 क्या है। ये A1 स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, अगर हम ऐसे लिख दें A1 स्क्वायर हो गया, अगर हमने ऐसे लिख दिया, ये हमारा डायमेंशन, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कि A1 क्रॉस A1 है। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करेगा A1 की पावर 3, मतलब ये A1 3 टाइम्स प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा A1n, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि A1 n टाइम्स प्रोडक्ट में लिखा हुआ है।
चलिए हम एग्जांपल देखते हैं और इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं और खत्म करते हैं इस लेक्चर को। देखिए एग्जांपल हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास कि हमने मान लिया A1 इज इक्वल टू रियल नंबर का सेट, ठीक है ना। ये रियल नंबर का सेट मैंने ले लिया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। मैंने R लिखा, इसके पास कैसे नंबर आ रहे होंगे, इसके पास कैसे नंबर आ रहे होंगे, कुछ नंबर ऐसे आ रहे होंगे, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी से चालू हो रहा होगा। मान लीजिए कहीं पे इसके पास माइनस पाई पड़ गया होगा, -1 आ गया होगा, है ना, 0.0001 आ गया होगा माइनस का, फिर 0 आ गया होगा, फिर 0.001 आ गया होगा, राइट। फिर ऐसे फिर 2 आ गया होगा, फिर ऐसे ऐसे चलता चला पाई आ गया होगा, फिर ऐसे चलता ये चला गया होगा प्लस इन्फिनिटी तक। तो कुछ नंबर्स ऐसे ही आ रहे होंगे ना, सिंगल एलिमेंट आ रहा है, कुछ इसी तरीके से नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ डायमेंशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम इसी से समझना है। तो इसकी डायमेंशन क्या है, 1 है, ठीक है ना। इसकी डायमेंशन क्या है, 1 है हमारे पास में, ठीक है ना। इसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास, 1 है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं, इस तरीके से ये कुछ हो रहा होगा, यहाँ पे मैं लाइन दे देता हूँ ऐसे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे नंबर आ रहे होंगे, कुछ इसी के सिमिलर तो आ रहे हैं, ये है ना, इसी के सिमिलर तो आ रहे हैं। तो इसी तरीके से इसकी डायमेंशन क्या हो गई, 1 हो गई। R क्रॉस R, इसके पास एलिमेंट कैसे हो रहे होंगे, A, B सच दैट A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R। मैंने इसको इस नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल में एलोबरेट कर दिया इस चीज को कि किस तरीके से चीजें हो रही होंगी। A भी इंडिपेंडेंट, B भी इंडिपेंडेंट, मैंने बताया था नंबर ऑफ अननोन्स 2 हैं जो कि रियल नंबर से आने वाले हैं। तो इसकी चॉइसेस कितनी है, 2 हैं। तो डायमेंशन क्या है, 2 है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसको हम कैसे लिख सकता हूँ, मैं R2 ऐसे भी लिख देता हूँ। इसलिए जहां भी R2 लिखा मिले उसका मतलब R क्रॉस R है, और उसके पास एलिमेंट कैसे होंगे, इस तरीके के होंगे इसके पास, है ना, A, B टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ये अगेन एक सेट बन जाता है। ये क्या है, ये एक सेट है, ये क्या है, अगेन ए सेट है। मैंने बताया था कि प्रोडक्ट क्या होता है, अगेन अ न्यू सेट बन जाता है, राइट। तो ये फिर से एक नया सेट बन गया। इसका ग्राफ कैसा होता है, हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्लेन को, जिसमें क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये R क्रॉस R को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये एक अननोन है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से हमारे पास आ रहा है, और एक ये हमारे पास अननोन है वाई एक्सिस पूरी की पूरी। ये एक्स एक्सिस पूरी अननोन है, जिसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है आपके पास, A, B कहीं भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ -A, -B आ सकता है, सॉरी A, -B, -A, -B, यहाँ पे क्या है आपका -A, B, इस तरीके से। ये 0, ये जो रिप्रेजेंट करता है इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये R क्रॉस R प्लेन भी है, क्योंकि रियल इंटीज कहाँ से आ रही है, रियल नंबर। एक्स एक्सिस पे जो भी इंटीज है वो कहाँ से आएंगी, रियल नंबर से आएंगी, रियल लाइन से आएंगी, और वाई एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किससे आएंगी, रियल लाइन से आएंगी। तो एक साथ 2 अननोन की वैल्यूज मिलती हैं हमको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, R क्रॉस क्या है, R2 प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R2 प्लेन, ठीक है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल लाइन। ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर हम आगे देखेंगे तो अब आप अपने मन से बताइए कि जो हमारा R3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R3 या R क्रॉस R, और इसकी इंटीज A, B, C। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम बात करने वाले हैं, सच दैट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, सॉरी, R3 जो है हमारे पास 1, 2 और ये 3, जो हमारे पास R3 है वो R क्रॉस R को रिप्रेजेंट करेगा, और A, B, C इसकी एंट्रीज आएंगी, A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R एंड C बिलोंग्स टू R हो जाने वाला है। 3 अननोन डायमेंशन, 3 R की पावर 3 है, या R3 इसको बोलेंगे, पावर 3 नहीं पढ़ेंगे, सॉरी R3 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, R3 प्लेन, ठीक है ना। ये R3 प्लेन, या ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 3D प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। 3D प्लेन मतलब कि 3 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, कुछ इस तरीके से। जहां पे ये आपका क्या बनेगा, यहाँ मैं ग्राफ को ना बना करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, 3D प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही होती है इस तरीके से। ये हमारे पास Z एक्सिस, ये हमारे पास X एक्सिस, और ये हमारे पास Y एक्सिस। ये क्या है, X Y Z प्लेन, ठीक है ना। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसी तरीके इसकी डायमेंशन क्या हो जाए, 3।
अब आप इस चीज को आगे जनरलाइज करके आप बता सकते हैं कि अगर आपके पास में हम इस तरीके से लिख दें R क्रॉस डॉट 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 क्रॉस R, तो ये क्या हो जाएगा, Rn प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसे हम लोग हाइपर प्लेन भी बोलते हैं। A1, A2 डॉट 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 An आ जाएगा हमारे पास, सच दैट A1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, A2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड डॉट 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 An बिलोंग्स टू रियल नंबर। कुछ इस तरीके से ये Rn प्लेन या हाइपर प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि n डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को क्या किया, कंप्लीट किया आपके सामने, ठीक है ना। अब नई वीडियो में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपने कुछ नया सीखा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।